एंजाइम के बारे में, और एक सवाल आपको पूछा जाएगा हमेशा कि हाउ एंजाइम डज देयर वर्क, कि एंजाइम अपना काम कैसे करते हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। सो पहली बात ये होगी एंजाइम के बारे में जो आज हम डिस्कस करेंगे कि एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करते हैं, ये तो पहले भी हमने पढ़ा है, ठीक है। एंजाइम अपना काम कैसे करते हैं कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कराते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कराएंगे। दूसरी जो बात है, एंजाइम डू नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम, रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कभी कभी चेंज नहीं करते। कौन? एंजाइम। एंजाइम डू नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और उसके साथ और एक बात कहेंगे कि डेल्टा जी जो होता है ना यहाँ पे, फ्री एनर्जी, ठीक है। फ्री एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। इक्विलिब्रियम अगर कांस्टेंट आता है तो फ्री एनर्जी भी वहां पे कांस्टेंट आ ही जाएगी, ठीक है। तो तीसरी बात होंगी जो आज हम डिस्कस करेंगे, दैट इज अबाउट द बाइंडिंग एनर्जी। किसके बारे में बात करेंगे? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ, बाइंडिंग एनर्जी के बारे में बात करेंगे। सो शायद पहले भी हमने इसके बारे में बात कर दी थी थोड़ी, बाइंडिंग एनर्जी के बारे में, तो आज भी थोड़ा सा बात कर ही लेते हैं। सो देखते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करना मतलब रिएक्शन को फास्ट करना, ये बात होती है। एक्टिवेशन एनर्जी अगर डिक्रीज होती है तो इसका मतलब क्या होता है कि रिएक्शन का रेट जो होता है तो फास्ट हो जाएगा, रिएक्शन का रेट फास्ट हो जाएगा, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी, सो एक्टिवेशन एनर्जी एक्चुअल में होती क्या है कि एक्टिवेशन एनर्जी हमने बताया था आपको कि अगर किसी रिएक्टेंट को अगर हम ग्राउंड स्टेट से लेकर ट्रांजिशन स्टेट तक उसे अगर लेके जाते हैं तो वहां पे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, सिस्टम जो प्रोवाइड करती है यहाँ पे अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट विल बी नोन एज, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी। कहाँ तक जाने के लिए? ट्रांजिशन स्टेट तक जाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी एनर्जी लगती है उसे हम, एक मिनट, सेशन ऑटोमेटिकली, तो हम बात कर, तो हम ठीक है एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम बोल रहे थे कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन एंड एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शंस, उनमें दोनों में डिफरेंस होता है। ये देखिए जो ब्लैक कलर से पोर्शन हमने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है, ये जो रिएक्शन होता है तो ये स्लो रिएक्शन है, जिसका एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होता है वो रिएक्शन क्या होता है? स्लो हो जाएगा। और जिसका एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू कम होता है ना, वो रिएक्शन हमेशा ही फास्ट रिएक्शन होता है। तो इसका मतलब कि ये जो नीचे वाला जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, ये ग्राफ किसके लिए आ जाएगा? एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द एंजाइमेटिक रिएक्शन। एंड अब वाला जो ग्राफ होगा, ये वाला लाइन, ठीक है, दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन, ठीक है। नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन हमें पता है कि यहाँ पे क्या होती है कि वो रिएक्शन बहुत ही स्लो होती है। उसके बाद बात करते हैं हम इक्विलिब्रियम के बारे में, ठीक है। रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम होता है ना, वो एंजाइम कभी चेंज नहीं करते। इसका मतलब क्या था कि हमारे पास मान लो कि कोई दो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट बी है, और इससे कुछ प्रोडक्ट भी आता हो हमारे पास, प्रोडक्ट सी एंड ए। मान लो कि हमारे पास कि अगर रिएक्शन का इक्विलिब्रियम का वैल्यू अगर 1 है, इक्विलिब्रियम का वैल्यू अगर 1 है, तो इसका मतलब क्या है कि एक रिएक्टेंट ए, मतलब इसका रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट होने का जो रेट है और बी का जो रेट है, और यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन का भी जो रेट आएगा हमारे पास, तो इक्वल आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का फॉर्मेशन, प्रोडक्ट, ठीक है, फॉर्मेशन का और रिएक्टेंट का रिएक्शन में इन्वॉल्व होने का जो रेट है, तो यहाँ पे इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब है कि इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है तो कितना आएगा? इक्विलिब्रियम वैल्यू 1 ही आएगा। देखिए ये जो रिएक्शन हम बता रहे थे आपको कि विदाउट एंजाइम रिएक्शन थे, अगर मान लो कि इस रिएक्शन में, ठीक है, कि हम किसको इन्वॉल्व करते हैं? एंजाइम को इन्वॉल्व करते हैं। और उससे पहले ये बात आपको याद रखनी होगी, अगर ये रिएक्शन विदाउट एंजाइम है तो इस रिएक्शन को लगने के लिए कुछ तो टाइम होगा ना। वो टाइम मान लेते कि हम कितना टाइम लग रहा है यहाँ पे, 100 आवर लग रहे हैं, ये पहले भी हमने बोल दिया था आपको, ठीक है। और जब हम एंजाइमेटिक रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम तो कांस्टेंट होगा इन प्रेजेंस और, ठीक है, absence of enzyme equilibrium of the reaction will be constant, but जो चीज चेंज होती है ना वो होती है रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होता है। मान लो कि ए एंड बी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट सी एंड डी में कन्वर्ट होने के लिए 100 आवर का टाइम लग रहा था, ठीक है। पर इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम में जो टाइम है ना, ये टाइम डिक्रीज हो जाएगा। और हमें पता है कि जब टाइम डिक्रीज होता है तो रिएक्शन फास्ट हो गया। मान लो इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमें सिर्फ
ठीक है, 90 सेकंड की जरूरत लगी है। तो इसका मतलब क्या है कि 100 आवर को कंपेयर अगर करते हो 90 सेकंड से, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो एंजाइम के प्रेजेंस में क्या होता है कि रिएक्शन फास्ट होती है, बट रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कभी चेंज होता नहीं है। रिएक्शन इक्विलिब्रियम नेवर बी चेंज इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। और तीसरी बात जो हम बात कर रहे थे यहाँ पे, तो बात कर रहे थे हम किसके बारे में, हम बात कर रहे थे बाइंडिंग एनर्जी के बारे में। अभी तीसरा जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी अबाउट द बाइंडिंग एनर्जी। चलो अब पता करते हैं कि राइट। व्हाट विल बी द बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी एक क्या होती है। ओके, बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या है कि जब कोई एंजाइम और उसके साथ बाइंड होने वाला जो भी कौन होगा यहाँ पे, रिएक्टेंट होगा। कि सपोज कीजिए कोई सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट, मान लीजिए इसको सबस्ट्रेट ही कह देंगे। सो बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या है कि जब कोई सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ इंटरेक्ट करता हो तो वहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, वहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। क्यों, यहाँ पे अगर मान लो कि ये दोनों भी जब ये रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ बाइंड करते हैं एंजाइम के साथ भी, मतलब ये इंटरेक्ट करते हैं उसके एक्टिव साइड से, तो यहाँ पे कुछ ठीक है ट्रांजिएंट इंटरेक्शंस होती है, मतलब कि नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस होती है। हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगा, या वीक वैन डेर वाल्स फोर्सेस होते हैं। तो वो बनने और टूटने से क्या होता है कि वहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। उसी एनर्जी को हम आइदर फ्री एनर्जी कहेंगे, और हम उसी एनर्जी को क्या कहेंगे यहाँ पे, बाइंडिंग एनर्जी भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे इसे हम, बाइंडिंग एनर्जी। अगर बाइंडिंग एनर्जी ठीक है सफिशिएंट अमाउंट में वहां पे क्रिएट होती है, तभी जाके वहां पे क्या होगा, सबस्ट्रेट का कन्वर्जन किस चीज में आएगा, प्रोडक्ट में हो सकता है। ठीक है, कि बाइंडिंग एनर्जी का अमाउंट अगर सही मात्रा में बनेगा वहां पे, मतलब क्या है कि बाइंडिंग एनर्जी कितनी बनी है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड करता है सबस्ट्रेट और एंजाइम के इंटरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब अगर इनका इंटरेक्शन ठीक है परफेक्ट कॉम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, तो बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम वहां पे रिलीज होगी। और जितना ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी वहां पे रिलीज होगा, तो उतना ज्यादा सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट मतलब कन्वर्जन किस में होने की चांसेस बढ़ेंगे, प्रोडक्ट में होने के चांसेस वहां पे बढ़ी जाते हैं। सो बाइंडिंग एनर्जी हमें पता चलता है कि फाइनली यही चीज है जो एंजाइमेटिक रिएक्शन में हमें दिखाई देती है, बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, दिस इज द फाइनल आप बोलेंगे कि कॉन्सेप्ट है जो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। मान लीजिएगा अगर इस एंजाइम के लिए अगर कोई हम गलत सबस्ट्रेट उठा लाए, मान लो कि ये कोई सबस्ट्रेट है, और ये इस एंजाइम के लिए कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। अगर एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में ज्यादा कॉम्प्लीमेंटेशन होता नहीं है, तो बाइंडिंग एनर्जी भी ज्यादा रिलीज नहीं होगी वहां पे। अगर बाइंडिंग एनर्जी का अमाउंट कम होता है, तो सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने का रेट भी क्या होगा, वहां पे कमी हो जाएगा। सो देखिए यहाँ पे फाइनल कौन काम कर रहा है, बाइंडिंग एनर्जी काम कर रही है। बाइंडिंग एनर्जी इन बिटवीन द करेक्ट एंजाइम एंड करेक्ट सबस्ट्रेट विल बी मैक्सिमम, and the rate of formation of product will also be the maximum. And if the binding energy between ठीक है wrong substrate with the enzyme will be less, और वहां पे प्रोडक्ट बनने के चांसेस भी क्या होंगे, बहुत ही कम हो गए। सो फाइनल कॉन्सेप्ट जो आ रहा है यहाँ पे हाउ एंजाइम्स वर्क में, तो हम बता रहे हैं आपको कि यहाँ पे काम करने वाली जो एनर्जी है दैट विल बी अबाउट द बाइंडिंग एनर्जी। उसके बाद आते हैं हम एक टॉपिक के ऊपर जिसका ठीक है जहाँ पे हम देखने वाले कि एंजाइम की कैटालिटिक स्ट्रेटेजी क्या होती है, उसके बारे में बात करेंगे। एंजाइम की कैटालिटिक स्ट्रेटेजी क्या होती है। देखिए एंजाइम हमें पता है कि ठीक है यहाँ पे हमने एक इमेज में आपको दिया भी है। ठीक है, कॉमन टाइप ऑफ कैटालिसिस एंजाइम किस मोड से अपना कैटालिसिस कंप्लीट करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे तो हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन ही दिया है यहाँ पर। ठीक है, अब जाके डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, पहला जो होता है तो यहाँ पे हम बात करेंगे कोवेलेंट कैटालिसिस के बारे में। टाइप्स ऑफ कैटालिसिस आप ठीक है देखते हैं तो चार टाइप के आपको कैटालिसिस के मोड दिखाई देंगे यहाँ पे, कि एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। बट यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ कैटालिसिस क्या होता है, तो मैकेनिज्म ऑफ कैटालिसिस आर ऑफ 4 डिफरेंट टाइप, आप लिख सकते हो यहाँ पे। पहला होगा कोवेलेंट कैटालिसिस, दूसरा होगा जनरल एसिड बेस कैटालिसिस, तीसरा होगा मेटल एंड कैटालिसिस, और चौथा होगा क्लास ठीक है कैटालिसिस बाय अप्रोक्सीमेशन, कैटालिसिस बाय अप्रोक्सीमेशन। ज्यादातर हमें देखा देता है कि बुक में इन तीनों को इन्वॉल्व कर देते हैं। ठीक है, कि कोवेलेंट कैटालिसिस, जनरल एसिड बेस कैटालिसिस, मेटल एंड कैटालिसिस, और कैटालिसिस बाय अप्रोक्सीमेशन।
ये देखिए क्या होता है कि अगर किसी एंजाइम को ठीक है सब्सट्रेट को अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, अगर कोई एंजाइम अपने सब्सट्रेट को प्रोडक्ट में अगर कन्वर्ट करना चाहता है तो इन्हीं में से किसी एक का और एक से ज्यादा मैकेनिज्म का भी क्या कर सकता है, ये सहारा ले सकता है। कि ऐसी बात नहीं कि एंजाइम सिर्फ एक ही मोड का यूज करता हो सब्सट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, जनरली वो एसिड बेस कैटालिसिस का यूज करता हो, ऐसी बात नहीं है। एक एंजाइम एक से ज्यादा मैकेनिज्म ऑफ कैटालिसिस को भी क्या करता है वहां पे ऑपरेट करा के सब्सट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कराएगा। ये सभी चीजें हमें समझनी है, अच्छी तरह से याद भी रखनी है। तो अभी बात करके हम ठीक है एक एक से बात करेंगे, सबके बारे में डिटेलिंग में जाएंगे। तो हमने 4 टाइप तो देख लिए यहाँ पे। पहला टाइप कौन सा है हमारे पास, ठीक है, पहला टाइप है हमारे पास, ठीक है, कोवैलेंट कैटालिसिस। नोट कर सकते हो आप कौन सा है हमारे पास, कोवैलेंट कैटालिसिस। कोवैलेंट कैटालिसिस हेडिंग दीजिए, कोवैलेंट कैटालिसिस, कोवैलेंट कैटालिसिस। पहला मैकेनिज्म हम बात करेंगे यहाँ पे कोवैलेंट कैटालिसिस के बारे में। देखिए कोवैलेंट कैटालिसिस होता क्या है कि इसमें हमें पता चलता है कि कोई एंजाइम है, मान लो कि कोई एंजाइम है, इस एंजाइम के साथ हमें पता है कि जो सबस्ट्रेट होता है हमारा, सबस्ट्रेट कोवैलेंटली जाके बाइंड करेगा। सबस्ट्रेट जो इस एंजाइम के साथ आके बाइंड कर रहा है तो वैसे बाइंड कर रहा है, कोवैलेंटली बाइंड कर रहा है। बट ये कोवैलेंट जो बाइंडिंग है ना सबस्ट्रेट की, इनमें भी रिवर्सिबल हो सकती है। एंजाइम के साथ अगर कोई सबस्ट्रेट बाइंड कर रहा है कोवैलेंटली, और ये कोवैलेंट बाइंडिंग कैसे है, रिवर्सिबल है, ये आपको याद रखना है। रिवर्सिबल मतलब क्या है कि वहां पे ठीक है सबस्ट्रेट हो सकता है कि वहां से निकल भी जाए, एंजाइम को छोड़ के वो निकल भी जाए, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है एंजाइम सब्स्टिट्यूट को छोड़ के निकल जाए। पर इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होती है यहाँ पे, ठीक है, कोवैलेंट कैटालिसिस का जो मैकेनिज्म है साइंटिस्ट ने जो बताया, तो यहाँ पे हम बता सकते हैं आपको कि इन दोनों के बीच में रिवर्सिबल कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होगा यहाँ पे, रिवर्सिबल कोवैलेंट बॉन्ड। नोट करो। ओके, उसके बाद क्या होगा, ठीक है, इसका जो बेस्ट एग्जांपल हमें देखने को मिलता है कोवैलेंट कैटालिसिस का, अगर कोई एग्जांपल पूछता है आपको तो आप बता सकते हो कि एक्टिविटी ऑफ काइमोट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन एंजाइम का जो एक्टिविटी है ना, काइमोट्रिप्सिन एंजाइम का एक्टिविटी ये कोवैलेंट कैटालिसिस के हिसाब से चलता है। काइमोट्रिप्सिन हमें पता है कि प्रोटियोलाइटिक एंजाइम में काइमोट्रिप्सिन इज अ काइंड ऑफ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो प्रोटीन को कहाँ पे ब्रेक करेगा, कुछ अमीनो एसिड में। मान लीजिएगा कि कोई प्रोटीन है हमारे पास, ये कोई प्रोटीन है, अगर इस प्रोटीन में ठीक है अगर मान लो कि ये अमाइनो टर्मिनल एंड और एक कार्बोक्सिल टर्मिनल एंड है, तो हमें पता है कि इस प्रोटीन के अंदर जहाँ जहाँ पे भी कुछ स्पेसिफिक अमीनो एसिड की बात करेंगे हम, अगर मान लीजिएगा कि कोई तो कोई अमीनो एसिड यहाँ पे पाया जाएगा जो ब्लैक कलर में आपके शो कर रहे हैं, तो काइमोट्रिप्सिन एरोमेटिक अमीनो एसिड को कट करता है प्रोटीन में। एक किसे कट करवाएगा, एरोमेटिक अमीनो एसिड। मान लीजिएगा कि प्रोटीन में ठीक है कई जगह के आपको कई जगह पे क्या देखने को मिलेंगे कि एरोमेटिक अमीनो एसिड। तो एरोमेटिक अमीनो एसिड कौन हो गया हमारे पास, हाँ, फिनिल एलानिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन। फिनिल एलानिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन। फिनिल एलानिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन। जब भी किसी प्रोटीन के अंदर ये अगर अमीनो एसिड आते हैं ना, तो वहां पे कौन कट करेगा, वहां पे प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज कौन करेगा, काइमोट्रिप्सिन। तो साइंटिस्ट बोलते हैं कि काइमोट्रिप्सिन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्टिविटी है ना एंजाइम का, इस एंजाइम का जो एक्टिविटी है अपने सब्सट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कराने के लिए, ये कोवैलेंट कैटालिसिस मैकेनिज्म का यूज करता है। एक्चुअल में कोवैलेंट कैटालिसिस मैकेनिज्म है क्या, ये हमने अभी तक बताया नहीं है, जस्ट इसके बारे में अभी तो इंट्रोडक्शन हम दे रहे हैं, ठीक है। तो काइमोट्रिप्सिन हमें पता है कि कहाँ पे ब्रेक करवाएगा, कार्बोक्सिलिक मतलब जो सी डबल ओ वाला जो ग्रुप होगा ना कार्बोक्सिलिक एंड से क्या करेगा, इसको इस प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा किस अमीनो एसिड के ऊपर, फिनिलएलानिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन के ऊपर। और ये ब्रेक कहाँ पे नहीं करवाएगा, ठीक है, दिस स्पेसिफिक अमीनो एसिड इज फॉलोड बाय प्रोलिन। अगर ये अमीनो एसिड प्रोलिन को अगर फॉलो करते हैं तो वहाँ पे वो ठीक है एडजेसेंट में अगर ठीक है ये प्रोलिन अमीनो एसिड आता है तो ये प्रोटीन काइमोट्रिप्सिन से ब्रेक डाउन नहीं करेगा। तो इसके बारे में आगे भी बात करेंगे हम प्रोटीन सीक्वेंसिंग के दौरान। तो अभी बात करते हैं कि एग्जैक्टली कि होता क्या है कोवैलेंट कैटालिसिस में। देखिए कोवैलेंट कैटालिसिस में हमें पता चलता है कि वहाँ पे 2 सेंटर होते हैं। कोवैलेंट कैटालिसिस में वहाँ पे क्या होता है कि 2 सेंटर होते हैं, 2 सेंटर्स। एक सेंटर होता है तो जिसे हम इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बोल देंगे, और दूसरा जो सेंटर होता है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है। कौन से सेंटर होता है, एक होता है न्यूक्लियोफिलिक सेंटर और दूसरा होता है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे, एक होता है न्यूक्लियोफिलिक
न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, और जो सेकंड सेंटर यहाँ पे काम करता है दैट इज अबाउट द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। किसके बारे में बात करेंगे हम? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। देखिए सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए अगर इस मैकेनिज्म का यूज होता है, कोवेलेंट कैटालिसिस मैकेनिज्म का, तो इस मैकेनिज्म में हमें दो सेंटर देखना बहुत ही जरूरी होता है। यहाँ पे एक सेंटर वहां पे आएगा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, तो दूसरा सेंटर जो होता है वहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है। न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है? यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन को जो एक्सेप्ट कराएंगे, ठीक है, जो अट्रैक्ट करेंगे, एक्सेप्ट करने वाले सेंटर को हम क्या कहेंगे? हाँ, एक्सेप्ट करने वाले सेंटर को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। और जो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है यहाँ पे, इसे हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा? डोनेट करवाएगा। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? डोनेट करेगा। जो इलेक्ट्रोफिलिक होता है तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और जो न्यूक्लियोफिलिक होगा तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? डोनेट कराएगा। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं कि एंजाइम में इलेक्ट्रोफिलिक और ठीक है न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स कौन से होने चाहिए। ठीक है, कि जैसे कि मान लीजिएगा कि एंजाइम के अंदर जो ठीक है जो ग्रुप होते हैं, एक्चुअली एंजाइम तो प्रोटीन ही है हमारे पास, प्रोटीन के अंदर जो ग्रुप होते हैं ना, उन ग्रुप के बारे में बात करते हैं जो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर का काम करेंगे। किसका काम करेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सेंटर का काम करेंगे। जैसे कि अमाइन ग्रुप आप लिख सकते हो, जैसे कि अमाइन ग्रुप एक्ट एज अ न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, अमाइनो ग्रुप। ठीक है, उसके बाद कार्बोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इमिडाजोल ग्रुप और थायोल ग्रुप के बारे में भी हम बात करते हैं। इमिडाजोल, थायोल, इमिडाजोल, इमिडाजोल ये ग्रुप, उसके बाद थायोल ग्रुप, कौन सा ग्रुप होगा? थायोल ग्रुप। उसके बाद कौन सा ग्रुप आएगा हमारे पास? कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, और उसके बाद हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कौन सा ग्रुप आएगा? ये आपको याद रखने वाली चीज है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये किस चीज का काम करेंगे? ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर का काम करेगा। थोड़ी देर में आपको पता चलेगा कि न्यूक्लियोफिलिक सेंटर क्या काम करता है और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्या काम करता है। नाउ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के बारे में भी हम एक दो एग्जांपल दे ही देते हैं यहाँ पे। ठीक है, कौन से एग्जांपल आएंगे? यहाँ पे आएगा फॉस्फोरिल ग्रुप। देखिए आपको याद रखना है कि फॉस्फोरिल ग्रुप ये न्यूक्लियोफिलिक से इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का काम कर रहा है। फॉस्फोरिल ग्रुप एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। उसके बाद असाइल ग्रुप, ग्लाइकोजिल ग्रुप, एसाइल ग्रुप होगा, ठीक है, या ग्लाइकोजिल ग्रुप होगा। असाइल या ग्लाइकोजिल ग्रुप ये भी किस चीज का काम करेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक के बारे में बन। चलो अभी तो पॉइंट तो क्लियर हो रहा है कि न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप्स कौन से होते हैं और इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप कौन से होते हैं। ओके, नाउ अब जाते हैं थोड़ा सा डिटेल में। देखिए यहाँ पे मान लीजिएगा कि ये हम एंजाइम के बारे में स्ट्रक्चर निकाल रहे, ये कोई एंजाइम है और इसके साथ रिएक्ट होने वाला कोई एक सबस्ट्रेट है, इसके साथ रिएक्ट होने वाला कोई एक, मान लीजिएगा कि ऐसा कोई एक सबस्ट्रेट है। ठीक है, ये सबस्ट्रेट है हमारा। देखिए जब भी एंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे के साथ बाइंड होते हैं यहाँ पे, ठीक है, बाइंड होने के बाद क्या होता है कि वहाँ पे कि मान लीजिएगा कि अपना जो ठीक है एंजाइम है उसके ऊपर जो अमीनो एसिड्स है, अमीनो एसिड, इस अमीनो एसिड के ऊपर कुछ कौन से ग्रुप होते हैं वहाँ पे? न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप हो सकते हैं और कुछ इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप भी वहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे कि इस अमीनो एसिड के ऊपर, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप कौन से होते हैं अगर ऐसा पूछा जाए तो अमीनो एसिड का अमाइन ग्रुप, आर साइड चेन में जब आएगा अमाइन ग्रुप, वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोनेट होकर कहाँ पे चले जाते हैं? सबस्ट्रेट के ऊपर चले जाएंगे, और कुछ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चले जाएंगे? ठीक है, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट के ऊपर आएंगे। मतलब क्या है कि एंजाइम कुछ इलेक्ट्रॉन को डोनेट भी कर सकता है और कुछ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी कर सकता है। किसके साथ? अपने सबस्ट्रेट के साथ, ताकि वो उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर पाए, ताकि वो अपने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर पाए। इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी कर सकता है। मतलब क्या है कि कई चीजों पे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और कई चीजों पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करवाएगा। तो यहाँ पे मतलब क्या है कि अगर मान लीजिएगा कि एक से ज्यादा अगर सबस्ट्रेट और दो सबस्ट्रेट को अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो एंजाइम वहां पे सिर्फ क्या काम करेगा? ठीक है, कैटालिसिस का अपना रोल प्ले कराएगा। मतलब क्या है कि एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कराएगा। मतलब क्या है कि सबस्ट्रेट मान लीजिएगा अगर दूसरा कोई एक सबस्ट्रेट है हमारे पास, ये सबस्ट्रेट 1 है और मान लीजिएगा कि कोई सबस्ट्रेट 2 है और यहाँ पे एंजाइम भी प्रेजेंट है, तो क्या होगा
इसके ऊपर के कुछ इलेक्ट्रॉन ये इसे दे देगा, इसके ऊपर के इलेक्ट्रॉन कुछ इसको दे देगा, ठीक है। मतलब कम ज्यादा इलेक्ट्रॉन करके वो इन दो रिएक्टेंट को एक दूसरे के साथ जोड़ के उसको उनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवाएगा ये। तो यहाँ पे होता है न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक के बारे में। शायद आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप एंजाइम के ऊपर कौन कौन से होंगे, ठीक है, जैसे कि अमाइन ग्रुप बोल रहे, जैसे कि इमिडाजोल ग्रुप हो सकता है, थायोल ग्रुप मतलब सल्फर कंटेनिंग ग्रुप भी हो सकता है वहां पे, और कई कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी हो सकता है, या हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी यहाँ पे हो सकता है, जो जनरली क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, ये डोनेट करेंगे। उसके बाद आएंगे कौन से ग्रुप, इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप, ये भी यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं, और ये सबस्ट्रेट के ऊपर भी प्रेजेंट। मान लीजिएगा कि हमारे पास जो सबस्ट्रेट है ना, वो अगर प्रोटीनेशियस ही सबस्ट्रेट ही है, प्रोटीन ही सबस्ट्रेट है और प्रोटीन ही एंजाइम है, तो उनके ऊपर हमें क्या दिखाई देंगे, ऐसा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप दिखाई देते हैं। तो ये होता है कोवैलेंट कैटालिसिस। कोवैलेंट कैटालिसिस में हमें ये बात देखनी है कि सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ रिवर्सिबल कोवैलेंटली बाइंड होता है, रिवर्सिबली कोवैलेंटली बाइंड होता है, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, इन दोनों के बीच में मतलब दोनों के ऊपर भी कुछ न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो सकते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होते क्या है कि जैसे कि अमाइन ग्रुप हो सकता है, इमिडाजोल ग्रुप हो सकता है, थायोल ग्रुप हो सकता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो सकता है, या हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो सकता है। और इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप कौन से हो सकते हैं यहाँ पे, फॉस्फोरिल, ठीक है, ग्लाइकोजिल ग्रुप या असेल ग्रुप, ठीक है, ये हो सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप। तो मतलब क्या है कि कोवैलेंट कैटालिसिस में जो रिएक्शन हो रहा है ना, ये दोनों के बीच में ही हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के बीच में यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट एंड डोनेशन हो रहा है वहां पे। और उसी के साथ वहां पे क्या हो सकता है कि सबस्ट्रेट का कन्वर्जन किस चीज में होगा, प्रोडक्ट में हो सकता है, ठीक है। तो ये पहला मैकेनिज्म था हमारे पास, कौन सा, कोवेलेंट कैटालिसिस। जो चीजें याद रखनी है तो कौन सी ये समझ में आनी चाहिए आपको। जो याद रखने वाली जो चीजें है ना, तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन से है और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कौन से है, यही चीज बस आपको याद रखनी है। उसके बाद आते हैं हम सेकंड मैकेनिज्म के ऊपर, जिसका नाम है एसिड बेस कैटालिसिस। नोट कर सकते हो आप, एसिड बेस कैटालिसिस। ये चीजें समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए, पर आपको बार बार वीडियो देख के इन चीजों को समझ में लेना है। एसिड बेस कैटालिसिस, एसिड बेस कैटालिसिस मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। ये देखिए कि एसिड बेस कैटालिसिस दो तरह का होता है। एसिड बेस कैटालिसिस क्या हो सकता है कि दो तरह का। तो पहले बात करते हैं कि दो टाइप का हम देख लेंगे, तो इसमें एसिड क्या हो सकता है और बेस क्या हो सकता है ये देखेंगे। तो हमें पता है कि लेविस एसिड एंड लेविस बेस क्या हो सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, ये एसिड और बेस का काम होता है, ये तो हमें पता है, ठीक है। तो एसिड बेस कैटालिसिस के यहाँ पे दो टाइप होंगे, एक होगा स्पेसिफिक एसिड बेस कैटालिसिस और दूसरा होगा कौन सा, ठीक है, जनरल एसिड बेस कैटालिसिस। तो इन दोनों में से एंजाइम किस चीज का यूज करते हैं, अगर ऐसे पूछा जाए एग्जाम में, तो आपको बताना है कि जनरल एसिड बेस कैटालिसिस का यूज करते हैं एंजाइम। एंजाइम यूज जनरल एसिड बेस कैटालिसिस मैकेनिज्म, जनरल एसिड बेस कैटालिसिस मैकेनिज्म, जनरल एसिड बेस कैटालिसिस मैकेनिज्म। और जो दूसरा हमने बताया था आपको, तो होता है कि स्पेसिफिक एसिड बेस कैटालिसिस मैकेनिज्म, स्पेसिफिक एसिड बेस कैटालिसिस मैकेनिज्म। ये दो मैकेनिज्म होते हैं, देखिए। तो आप सबको तो ये बात पता करना बहुत ही जरूरी होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन जनरल एसिड बेस कैटालिसिस एंड स्पेसिफिक एसिड बेस कैटालिसिस में क्या डिफरेंस आता है इन दोनों के बीच में। तो बात यह है कि स्पेसिफिक एसिड बेस कैटालिसिस में जो इन्वॉल्व होते हैं एसिड एंड बेस का काम करने वाले जो ग्रुप होते हैं ना, तो वो होते हैं हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कौन होते हैं यहाँ पे, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन H3O जिसे हम कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन, और कौन हो सकता है वहां पे, ठीक है, कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये काम क्या करेंगे यहाँ पे, हाँ, ठीक है। स्पेसिफिक एसिड बेस कैटालिसिस में काम करने वाले ये दो ग्रुप है, आपको ध्यान से याद रखना है इस चीज को। स्पेसिफिक एसिड बेस कैटालिसिस में काम करने वाले जो दो केमिकल ग्रुप है वो कौन है, एक होगा हाइड्रोक्सिल आयन और दूसरा होगा हाइड्रोनियम आयन। H3O का मतलब है हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, ओके। और नीचे जो लिखा है हमने तो आपको पता ही है, ये होगा हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है, ओके। और जनरल एसिड बेस में, एसिड बेस कैटालिसिस में होता क्या है,
कि यहाँ पे एसिड एंड बेस का काम करने वाले जो ग्रुप है ना, वो अदर देन हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात क्लियर हो गई है। यहाँ पे अदर देन आपको याद रखना है कि अदर देन कौन, अदर देन हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो इन दोनों को छोड़ के कौन से ग्रुप होने चाहिए वहां पे? फिर जनरल एसिड बेस कैटालिसिस में एसिड एंड बेस को डोनेट करने वाले कौन से ग्रुप होने चाहिए? तो वहां पे आप लिख सकते हो कि इन दोनों को छोड़ के अगर हम ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं तो ग्रुप हमें पता चलते हैं कि यहाँ पे हो सकता है कि इमिडाजोल ग्रुप। कौन सा ग्रुप होगा? इमिडाजोल ग्रुप, इमिडाजोल ग्रुप। दूसरा ग्रुप कौन सा होगा वहां पे? थायल ग्रुप भी हो सकता है। कौन सा ग्रुप? अमाइनो ग्रुप, फिनोलिक ग्रुप, सल्फाइड्रिल ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, so these are the groups which involved in the general acid base catalysis। देखिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप, उसके बाद इमिडाजोल के बाद आप लिख सकते हो हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH माइनस वाला। उसके बाद आप लिख सकते हो कि कार्बोक्सिल ग्रुप भी। उसके बाद अमाइनो ग्रुप भी लिख सकते हो, फिनोलिक ग्रुप भी लिख सकते हो आप, सल्फाहाइड्रिल ग्रुप भी लिख सकते हो। लिख लीजिए सल्फाहाइड्रिल। सो दीज आर द सल्फाहाइड्रिल और अमाइनो ग्रुप, अमाइनो ग्रुप। उसके बाद फॉस्फोरिल ग्रुप, फिनोलिक ग्रुप, फिनोलिक ग्रुप, फिनोलिक ग्रुप भी हम लिख सकते हैं। ओके, सो दीज आर एक्ट एज एसिड एंड बेस। ठीक है, जनरल एसिड बेस कैटालिसिस में क्या होता है कि हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोजन ग्रुप छोड़ इन दोनों को छोड़ के बाकी के जो भी ग्रुप यहाँ पे प्रोटीन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं ना, तो ये इस चीज का काम करेंगे, अदर एसिड और बेस का ये काम कर सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का ये काम करते हैं। तो ऐसे ही वहां पे रिएक्शन का कैटालिसिस कंप्लीट होता है। तो एक बात जो याद रखनी है ना आपको, तो ये बात याद है, मतलब इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो बात क्या है कि अगर स्पेसिफिक एसिड बेस कैटालिसिस को आपको डिटरमाइन करना है तो आप इस चीज को डिटरमाइन कर सकते हो पीएच को चेंज करके। किसको चेंज करके? पीएच को चेंज करके। तो आप पीएच से आप पता कर सकते हो कि एसिड बेस कैटालिसिस, स्पेसिफिक एसिड बेस कैटालिसिस इज डिटरमाइंड बाय पीएच ओनली। एग्जाम में ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, पीएच ओनली। ओनली पीएच से हम किसे पता कर सकते हैं? स्पेसिफिक एसिड बेस कैटालिसिस मैकेनिज्म को। यहाँ पे बफर का कोई रोल होगा नहीं। बफर का जो रोल आता है ना, तो यहाँ पे आएगा बफर का रोल। कहाँ पे आएगा? ठीक है, जनरल एसिड बेस कैटालिसिस में काम आएगा। जनरल एसिड बेस कैटालिसिस में बफर से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। बफर इज यूज्ड टू डिटरमाइन द जनरल एसिड बेस कैटालिसिस। बस ये चीजें याद रखनी है आपको। ओके, अभी भी कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें इन चीजों को समझने में दिक्कत आ रही होगी, तो हम बता रहे हैं आपको कि एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे। देखिए कि हमने बोल दिया था कि कोई एक सबस्ट्रेट, ठीक है, हमारे पास कोई एक एंजाइम है और ये एंजाइम किस सबस्ट्रेट के साथ अगर बाइंड करता है, एंजाइम मान लो कि किसी सबस्ट्रेट के साथ अगर रिएक्ट करता है, ठीक है, और मान लीजिएगा कोई सबस्ट्रेट है हमारे पास, तो इन दोनों के बीच में ऐसे कुछ ग्रुप होंगे जो एसिड और बेस का काम करेंगे। किस चीज का काम करेंगे? कोई एसिड का काम करेगा तो कोई बेस का काम करेगा। तो हाइड्रोनियम आयन के ऊपर जनरली पॉजिटिवली चार्ज होता है और हमें पता है कि हाइड्रोजन ऊपर के उसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है। जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा और बेस का काम कर रहा है, और जिसके ऊपर, ठीक है, कौन सा ग्रुप आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, वो तो किसका काम करेगा? एसिड का काम करेगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। जो एक्सेप्ट करेगा वो हमें पता है कि बेस का काम करेगा, और जो डोनेट कर रहा है तो किसका काम करेगा? एसिड का काम कर रहा है। इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, क्या होगा? ट्रांसफर हो रहा है। और ऐसे होते होते क्या होगा कि सबस्ट्रेट का कन्वर्जन भी किस चीज में हो रहा है? प्रोडक्ट में हो रहा है। तो ये होता है जनरल एसिड बेस कैटालिसिस मैकेनिज्म। ठीक है, तो स्पेसिफिक एसिड बेस और जनरल एसिड बेस कैटालिसिस में क्या डिफरेंस है ये तो हमने बताया आपको। स्पेसिफिक एसिड बेस में कौन इन्वॉल्व होता है? हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जनरल एसिड बेस में कौन इन्वॉल्व होता है? अदर देन हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। बाकी के जो ग्रुप होते हैं ना, वो ग्रुप काम करेंगे एसिड और बेस का। जैसे कि इमिडाजोल ग्रुप होगा, ठीक है, माफ कीजिएगा कि यहाँ पे हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपको लिख दिया है, ये गलत हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो उसको कट कर दीजिएगा आप। जैसे कि सल्फाइड्रिल ग्रुप होगा, अमाइनो ग्रुप होगा, फिनोलिक ग्रुप होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। तो ऐसे डिफरेंट ग्रुप किस चीज का काम करेंगे? जनरल एसिड बेस में
ये ऐसे कैटालिसिस में काम करता है, आइदर वो एक्ट होगा एसिड और ये काम करेगा बेस के लिए। चलो एक बार साउंड ऑन कर दीजिए आपका और बोलिए हमको, आपको समझ में आ रहा है थोड़ा सा? यस सर। तो यहाँ पे बात क्या है कि आप बोल सकते हो कि सर पहला जो मैकेनिज्म हमने बताया था आपको कोवेलेंट कैटालिसिस, वहाँ पे भी इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक सेंटर जो हमने बताए थे, वहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाली चीजें थे। यहाँ पे भी सेम है, और यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक या ठीक है न्यूक्लियोफिलिक की वजह इसको क्या बोल दिया उन्होंने, एसिड एंड बेस बोल दिया। जनरली इसमें कोई डिफरेंस तो आएगा ही नहीं है, ठीक है, पर नाम अलग अलग है क्योंकि कॉन्सेप्ट अलग अलग लेवल से यहाँ पे क्या हो रहा है कि एग्जिबिट हो रहे हैं, यहाँ पे डिनोट हो रहे हैं, तो नाम थोड़ा सा चेंज आएगा। तो इसमें ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है कोवेलेंट कैटालिसिस में और एसिड बेस कैटालिसिस। वहाँ पे होते दो सेंटर, न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक, यहाँ पे होगा एसिड एंड यहाँ पे होगा बेस। तो आपको ये भी पता है कि एसिड का क्या रोल होता है और बेस का क्या रोल होता है। पर आपको याद रखने वाली ये दो चीजें, स्पेसिफिक एसिड बेस कैटालिसिस मैकेनिज्म है, जनरल एसिड बेस कैटालिसिस मैकेनिज्म, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है ये पता होना बहुत ही जरूरी है। ओके, हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर होता है तो स्पेसिफिक एसिड बेस कैटालिसिस, और ये दोनों को छोड़ के अगर बाकी के ग्रुप होते हैं प्रोटीन के अंदर वाले, ठीक है, ये काम करेंगे किसके लिए, जनरल एसिड बेस कैटालिसिस। ठीक है, तो ये दोनों बातें थी। तो ये सेशन थोड़ी सेकंड में ठीक है खत्म हो जाएगा, और हम उसके बाद चलते हैं अगले सेशन की ओर, और ठीक है कुछ ही देर में हम मिलेंगे आपको।